गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम भूगोल के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है विश्व मानव अधिवास। यानी विश्व में वितरण के बारे में पढ़ेंगे। मानव के जो अधिवास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अधिवास क्या होते हैं? तो अधिवास का हमें पता है, अधिवास होते हैं मकान। यानी मानव के लिए जो निर्मित आवास है, रहने के लिए जो मकान बनाता है उसे अधिवास कहते हैं। इसका अभिप्राय हम जानेंगे कि अधिवास क्या होते हैं। तो धरातल पर मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित समूह को क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। अधिवास है वो स्थायी होते हैं, कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। जो कि कुछ मानव होते हैं जो अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इस प्रकार से वो अस्थायी अधिवासों का भी निर्माण करते हैं। अधिवास है वो 5 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। अधिवासों से बस्तियों का निर्माण होता है, बस्तियों से नगरों का, नगरों से महानगर, महानगरों से विराट नगर, विराट नगर से विश्व नगर, विश्व नगर से मिलियन सिटी। इस प्रकार से बड़ी आकृति का निर्माण होते जाता है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी परिभाषा की, तो विडाल डी लाबलास के अनुसार, यानी विडाल डी लाबलास जिन्होंने अधिवास की परिभाषा दी, कहा कि मानव के आवास के लिए और अपनी संपत्ति रखने के लिए निर्मित की गई संरचना को क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी भाई? विडाल डी लाबलास। क्या कहा कि मानव के आवास के लिए और अपनी संपत्ति रखने के लिए जो संरचना निर्मित की गई है उसे अधिवास कहते हैं। अब बात करते हैं अधिवासों की उत्पत्ति की। इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से कैसे हुई? अधिवासों की उत्पत्ति, तो अधिवासों की उत्पत्ति की बात करें तो मानव प्राचीन काल में जंगलों में रहता था, आखेट करता था, आखेट के साथ साथ खाद्य संग्रहण करता था। लेकिन जब मानव ने इन गतिविधियों के साथ साथ पशुपालन और कृषि कार्य करना शुरू किया, तो मानव को अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए और जो उनको अन्न प्राप्त होता था उस अन्न को भंडारित करने के लिए किसी के सुरक्षित जगह की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने आवासों का निर्माण शुरू कर दिया। यानी आधुनिक अगर युग की बात करें तो आधुनिक युग में तकनीकी विकास के कारण बहुत सारे गांवों का निर्माण हुआ है, बहुत सारे गांव बने हैं। और जो प्राचीन काल के जो गांव थे आज तकनीकी विकास के कारण शहरों में तब्दील हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। अब इनकी जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। उत्पत्ति के आधार पर स्थायी और अस्थायी अधिवास 2 भागों में बांटा है। स्थायी अधिवासों की बात करें तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कब इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, इनके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि जब से मानव ने पशुपालन शुरू किया और कृषि कार्य शुरू किया उसी समय से स्थायी अधिवासों का निर्माण शुरू हुआ था। यानी उसी समय से स्थायी अधिवास बनने शुरू हुई। अस्थायी अधिवास की बात करें तो प्राचीन काल में बहुत सारे लोग जनजातियां थी, जंगलों में रहती थी, आखेट करती थी, संग्रहण का कार्य करती थी। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे और आवासों का निर्माण है वो बदलता रहता था। आवासों का निर्माण यानी एक जगह पर बना लिए, 3 महीने वहां रुके, फिर दूसरी जगह पर चले गए, वहां पे बना लिए। तो इस प्रकार के जो अधिवास थे उन्हें हम कहते हैं अस्थायी अधिवास। क्या कहते हैं? अस्थायी अधिवास। आज भी कुछ जनजातियां हैं जो अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती हैं, जैसे नागा जनजाति। नागा जनजाति है वो अस्थायी कृषि करती है, इसलिए वो अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। इसके अलावा बात करें मध्य एशिया में रहने वाली खिरकी जनजाति जो पशुचारण का कार्य करती है, वो भी ऐसे ही अधिवासों का निर्माण करती है। इसके अलावा एस्किमो है, बुशमैन है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में रेबारी
मारवाड़ क्षेत्र के अंदर रेबारी है, गायरी है और बंजारे हैं, वो पशुपालन का कार्य करते हैं। तो वो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो वो भी इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण करते हैं। कैसे अधिवासों का? अस्थायी। तो स्थायी और अस्थायी का मतलब जो एक निश्चित स्थान पर होते हैं, जो अपना स्थान है यानी आवासों का स्थान है वो बदलता नहीं है, तो वो स्थायी। और जब आवासों का स्थान है वो बदल जाता है समय समय पर, मौसम के कारण या पशुओं को चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आखेट के लिए, अन्य किसी कारणों से जब मानव के अधिवास हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्मित हो जाते हैं, तो ऐसे अधिवासों को अस्थायी अधिवास कहा जाता है। अधिवासों को मानव सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अधिवासों के स्थायित्व के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। स्थायित्व यानी कोई भी अधिवास है वो एक स्थान पर क्यों निर्मित हो, इसके पीछे कुछ कारक होते हैं। यानी मानव अगर आवास बनाता है तो उसके पीछे कुछ कारक होते हैं। किसी स्थान पर अगर मानव बसता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारक जरूर होता है। तो मानव अधिवासों के स्थायित्व के लिए जो कारक हैं वो है, एक तो बाह्य विश्व से संपर्क, यानी जहां पे मानव बसना चाह रहा है उस क्षेत्र का बाह्य विश्व से कैसा संपर्क है। और दूसरा है वहां उपलब्ध संसाधन, यानी जहां पर मानव बसना चाहता है अगर वहां पे संसाधन अधिक हैं तो वहां पर अधिवासों का निर्माण अधिक होगा। अगर संसाधनों की कमी है तो वहां पर मानव कम बसना पसंद करेगा। इसी प्रकार बात करें उन्नति की संभावना, यानी जिस क्षेत्र में मानव बसना चाहता है अगर वहां पर उन्नति की संभावनाएं अधिक होंगी तो मानव वहां पर बसना अधिक पसंद करेगा। अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो मानव बसना अधिक पसंद करेगा। अगर वहां पर जो भी मानव की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां हैं, जो वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियां हैं जो भी करता है वो उनको अगर प्रोत्साहन मिलने वाला क्षेत्र होगा तो वहां पर मानव अधिवास है उनका निर्माण अधिक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मानव है वो अधिवासों का निर्माण क्यों करता है, यानी मानव है वो अधिवासों का निर्माण क्यों करता है। तो अधिवासों का निर्माण सीधी सी बात है, अधिवासों का निर्माण है वो मानव अपने रहने के लिए करता है। यानी हम अपने किसी भी स्थान पर जब अधिवासों का निर्माण करते हैं तो वहां पर हमारा मकसद यही होता है कि हम यहाँ पर बसें, यहाँ पे रहें, तो इसीलिए वो अधिवासों का निर्माण करता है। तो इसमें दे रखा है, पहला पॉइंट है कि मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। इसके अलावा भौतिक वातावरण से बचने के लिए उससे सुरक्षा पाने के लिए, यानी जो तापमान है, मौसम की कठोरता है, इन सभी से बचने के लिए मानव है वो अधिवासों का निर्माण करता है। अपने पशुओं को रखने के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। अपनी जो भी खाद्य पदार्थ है उन खाद्य पदार्थों को और अन्य जो संपत्ति है उसको रखने के लिए मानव अधिवासों का निर्माण करता है। और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अधिवासों का निर्माण करता है। यानी इसमें बताया गया है कि मानव अधिवास क्यों बनाता है, तो बताया गया है कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए, भौतिक वातावरण से बचने के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए, अपने खाद्य पदार्थों और अन्य संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए मानव क्या करता है, अधिवासों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं कि मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण, तो आधारभूत आवश्यकताओं के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा है।
दो भाग कौन से हैं इसमें? एक है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवासों की। तो ग्रामीण अधिवासों की बात करें तो ग्रामीण अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? गांव में, यानी गांव का निर्माण होता है, वहां पर ग्रामीण अधिवास, गांव में ग्रामीण अधिवास पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो मछली पकड़ने का कार्य है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, खनन है, ये सारी की सारी गतिविधियां हैं वो करते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग। अगर हम ग्रामीण अधिवास है उनके प्रकार की बात करें तो ग्रामीण अधिवासों को 4 भागों में बांटा है। ग्रामीण अधिवासों को कितने भागों में बांटा है? यानी जो गांव में जो मकान है उन मकानों के बीच की दूरी के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा है। तो कौन से है वो 4 भाग? तो हम देखते हैं, इसमें पहला दिया है सघन अधिवास, दूसरा दिया है प्रकीर्ण अधिवास, तीसरा बताया है मिश्रित अधिवास और चौथा बताया है पल्ली अधिवास। यानी 4 अधिवास बताए हैं, सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली। सघन को गुच्छित अधिवास भी कहते हैं। सघन अधिवासों को क्या कहते हैं? गुच्छित अधिवास भी कहते हैं। प्रकीर्ण अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। तो ये ग्रामीण अधिवासों के प्रकार हैं। तो इन अधिवासों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सघन अधिवासों की हम बात करते हैं। सघन का मतलब भी होता है पास पास। सघन का मतलब ही क्या है? पास पास। इस प्रकार के जो अधिवास होते हैं, जो आवास होते हैं, उनके घर होते हैं, वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो इस प्रकार के अधिवासों को सघन अधिवास कहते हैं। इन अधिवासों की हमें विशेषता पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तो इसमें घर है वो क्या होते हैं? घर पास पास होते हैं, घर पास पास होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इनके जो घर हैं वो किसी ऊंचे स्थान पर कोई ऊंचा सा टीला है वहां पर निर्मित होते हैं, जहां पे बाढ़ वगैरह की संभावना कम हो। यहाँ के जो लोग हैं, इस प्रकार के अधिवासों में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, यानी सामाजिक संबंध है वो मजबूत होते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बाह्य आक्रमण होता है, उस बाह्य आक्रमण का ये सभी लोग मिलकर सामना करते हैं। कोई भी सुख हो या दुख हो, सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रकार के अधिवासों में 50-60 से लेकर सैकड़ों तक घर होते हैं। 50-60 से लेकर सैकड़ों तक आवास पाए जाते हैं, घर पाए जाते हैं। और यहाँ की जनसंख्या 1000 या इससे अधिक तक पाई जाती है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। अगर हम बात करें कि इस प्रकार के अधिवास है वो कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण कहाँ पर है, तो इस प्रकार के अधिवास है वो समतल मैदानी भूभागों में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें गंगा सतलज का मैदान, गंगा सतलज का मैदान, इसके अलावा जैसे नर्मदा घाटी है, नर्मदा नदी की जो घाटी है वहां पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। कौन से? सघन अधिवास। अब हम बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है हमारा प्रकीर्ण अधिवास। प्रकीर्ण अधिवास, प्रकीर्ण का मतलब ही क्या है? दूर दूर। प्रकीर्ण का मतलब है दूर दूर। इस प्रकार के अधिवासों की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें घर क्या होते हैं? घर दूर दूर होते हैं, यानी एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी जैसे खेत होते हैं, एक खेत में एक का मकान, फिर दूसरे का खेत है वहां पे दूसरे का मकान। तो इस प्रकार से क्या होता है? घरों के बीच दूरी अधिक होती है। इनमें जो सामाजिक प्रगाढ़ता है, सामाजिक प्रगाढ़ता की अगर बात करें बहुत ही कम पाई जाती है।
अगर बात करें इनके जीवन यापन की, तो ये स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। यानी अगर इनकी बात करें प्रकीर्ण आदिवासियों के, इनके घर दूर दूर होते हैं, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, सामाजिक प्रगाढ़ता है वो कम पाई जाती है, और इसमें कृषि के आधार पर जो जातियां हैं उन जातियों में ऊंच नीच की भी भावना पाई जाती है, ऊंच नीच की भी भावना पाई जाती है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब अगर हम बात करें कि इस प्रकार के आदिवासियों का वितरण कहाँ पे है, वितरण की बात करें तो वितरण जैसे अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और एशिया के कुछ भाग हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग हैं, यहाँ पर इस प्रकार के आदिवासी पाए जाते हैं। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, इसका प्रेरी प्रदेश है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में स्टेपी जो घास के मैदान हैं, स्टेपी घास के मैदान, हिमालय पर्वत, हिमालय का तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, यहाँ पर ये आदिवासी पाए जाते हैं। इन आदिवासियों के अगर राजस्थान की बात की जाए भारत में, तो राजस्थान में भी ऐसे आदिवासी देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं ऐसे आदिवासी राजस्थान में, तो उदयपुर, कहाँ पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी राजस्थान में भी इस प्रकार के आदिवासी देखने को मिलते हैं। कैसे आदिवासी भाई, प्रकीर्ण आदिवासी। कहाँ पे मिलेंगे राजस्थान में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब हम तीसरा जो प्रकार है उसकी बात करते हैं, मिश्रित आदिवासी। मिश्रित आदिवासी, मिश्रित जो आदिवासी हैं इन आदिवासियों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रित आदिवासी भी कहा जाता है। ये परिकीर्ण और सघन आदिवासियों के बीच की अवस्था है, यानी न तो ये सघन होते हैं और न ही ये परिकीर्ण होते हैं, इनके बीच की अवस्था होती है। कौन से आदिवासी, मिश्रित आदिवासी। इन आदिवासियों की अगर बात करें तो इन आदिवासियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे परिवार की जो वृद्धि होती है, परिवार में सदस्यों की वृद्धि होती है, उसके आधार पर इन आदिवासियों का निर्माण होता है। इन आदिवासियों के अगर उदाहरण देखें तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे राजस्थान में, राजस्थान के कोटा जिले में सांगोद तहसील के खुर्द गांव, यानी ये गांव है खुर्द गांव, इस गांव में इस प्रकार के आदिवासी हैं। कैसे आदिवासी, मिश्रित आदिवासी। कहाँ पे, राजस्थान में कोटा जिले की सांगोद तहसील के खुर्द गांव में इस प्रकार के आदिवासी हैं। और अब इसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है पल्ली आदिवासी। कौन सा आदिवासी भाई, पल्ली आदिवासी। इन आदिवासियों की बात करें तो इस प्रकार के आदिवासी हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन इनकी ये एक विशेषता है कि एक ही बस्ती में पाए जाते हैं, एक ही बस्ती में होते हैं, लेकिन उसी बस्ती में ये क्या होते हैं, इनके आदिवासी अलग अलग होते हैं। और इस बस्ती में अलग अलग जो आदिवासी होते हैं वो अलग अलग जातियों के होते हैं, यानी इस बस्ती में अलग अलग आदिवासी पाए जाते हैं। कैसी बस्ती में, जो पल्ली आदिवासियों की बस्ती है, उस बस्ती में जो आदिवासी होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन उस बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। अगर इनका वितरण की बात करें तो इस प्रकार के आदिवासियों का वितरण कहाँ पर है, कहाँ पर पाए जाते हैं इस प्रकार के आदिवासी, तो पर्वतीय प्रदेशों की जो निचली घाटियां हैं वहां पर इस प्रकार के आदिवासी देखने को मिलते हैं।